नाजरीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम भी लिख दिया और इमरान खान साहब से कहा जी आप माफ़ी मांग लें। जो उन्होंने कहा था ये देखें आप। यानी मुझे हैरत होती है कि ये जर्नलिस्ट हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। यानी इमरान खान को कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगें और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको ये मशवरे भी दे रहे हैं कि कौम जो है ना वो एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि कैदी जी जान है तो जहान है, पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता। अब ये एक धमकी है, ये एक धमकी है जो आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सुहेल वड़ाइच के जरिए से लगाई गई है। इससे पहले भी कुछ टाउट्स इस्तेमाल किए जाते रहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो धमकियां लगाने का काम करते थे। अब उन्होंने एक बेहतर टाउट हायर किया है जिसके जरिए वो धमकी लगवा रहे हैं। इमरान खान खुद कह चुके हैं और बार बार कह चुके हैं वो जेल में मरने को तरजीह देंगे किसी भी डील पर। मैं आसिम मुनीर के सामने नहीं झुकूंगा, मैं इस शख्स के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं। अब सुहेल वड़ाइच साहब उन्हें धमकी लगा रहे हैं कि भुट्टो वाला हाल कर देंगे, यानी आपको कत्ल कर देंगे। अगर आपने जान बचानी है तो जान है तो जहान है। और उन्होंने कहा कि हम सानिया दोबारा नहीं देखना चाहते, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी बेबसी में धकेलना चाहते हैं। माफ़ी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फ़ौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। डियर कैदी जी, आप बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, अगले इलेक्शन तक चुप का रोज़ा रख लें। देखिए, इमरान खान ने यू टर्न लिया IMF के पास जाने के मामले में, एक दो और मामलात में भी लिए, लेकिन वो जो यू टर्न इमरान खान साहब ने लिए वो उन्होंने कौम के लिए लिए थे उस वक्त और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे थे। लेकिन इमरान खान एक बात और भी कहता था जो सुहेल वड़ाइच साहब भूल गए। इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने मकसद तक पहुंचने के लिए यू टर्न ले सकता हूं, लेकिन अपने मकसद पर यू टर्न नहीं ले सकता। अब इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से जो हकीकी आज़ादी है वो पाकिस्तानी कौम को दिलवानी है, ये उनका मकसद है। इस तक पहुंचने के लिए तो वो यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन इस मकसद से क्या वो यू टर्न ले सकते हैं? होगा क्या अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं? देखें, ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश है। नवाज शरीफ को इस बात का पता है, उसकी बेटी को भी पता है कि अब वो इमरान खान जितने मकबूल कभी नहीं हो सकते, ना कभी माजी में रहे ना आइंदा कभी हो सकते हैं। तो उन्हें एक बात का आइडिया है कि हम तो वहां नहीं पहुंच सकते, उसको नीचे खींचो। इमरान खान से कोई ना कोई माफ़ी मुफी मंगवाओ, कोई एक आधा कागज़ का टुकड़ा हमारे पास हो, इसको लेकर हम दुनिया को बताएं जनाब हम भी वैसे इतने बुरे हैं और इमरान खान भी वैसे ही है। अगर हम बुज़दिल हैं तो इमरान खान भी दिलेर नहीं है। अब ये वो सारी कहानियां आवाम को सुनाने के लिए, अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए इमरान खान को नीचे खींचना चाहते हैं। खुद तो ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने हल ये निकाला कि इमरान खान को नीचे ले आए। अगर इमरान खान ने माफ़ी मांग भी नहीं तो ये सच्चे दिल से माफ़ी क्या होती है, यानी इसका पैमाना क्या है? आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैसे पता चलेगा कि ये जो माफ़ी मांगी है ये सच्चे दिल से है या नहीं है? उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्या बावजूद होकर कोई ख़ास तरीक़ाकार करके कोई सच्चे दिल से खुशू खुजू के साथ वो कैसे पता चलेगा कि ये जो माफ़ी मांगी गई है ये सच्चे दिल से माफ़ी मांगी गई है या झूठे दिल से माफ़ी मांगी गई है? एक तो ये मुझे बहुत अजीब लगता है जो ये बात की जाती है। दूसरा, अगर इमरान खान साहब इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट से हार जाते हैं फ़र्ज़ करें, तो क्या होगा? होगा ये कि अगले कुछ अरसे तक के लिए या हो सकता है कि लंबे अरसे तक के लिए अवाम के अंदर से ये ख्वाहिश या उम्मीद दम तोड़ जाए कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी जा सकती है, या एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाई जा सकती है, या एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म से बचा जा सकता है। हो सकता है लोगों में ये उम्मीद दम तोड़ जाए और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को यही चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम ये सोचना भी बंद कर दे कि किसी दिन वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अपने ताबे कर लेंगे। अब इसमें सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा वो तो आपके सामने, मैंने आपको बता दिया कि वो मशवरे दे रहे हैं, साथ धमकियां भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सुहेल वड़ाइच साहब का पुराना तरीक़ाकार है। ये एस्टेब्लिशमेंट के आज की दासी नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की आज से गुलामी नहीं कर रहे। ये बहुत पुराने एस्टेब्लिशमेंट के मुती हैं, ये बहुत पुराने एस्टेब्लिशमेंट के चाहने वाले हैं। यानी हमें तो ये कहते हैं ना लोग कि जनरल बाजवा से या फैज़ से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। मैं लानत भेजता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी कभी फैज़ हमीद को मिला भी नहीं, और जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई उसके अंदर भी इख्तलाफ हो गया। यानी मैंने जनरल बाजवा को उसके मुंह पर कहा था कि जनरल साहब 70 साल आपने चूरन बेचा कौम को कि कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। अब आप हमें कह रहे हैं कि जाकर हम कौम को ये बताएं कि जनाब भूल जाएं कश्मीर को और इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें। ये नहीं होना। फिर मैंने उन्हें कहा, ये जो आपने बनाई तरीके लबैक के बारे में मैंने कहा ये लाहौर से लेके पिंडी तक ये जो आपने खेल खेल दिया है ना, ये आपको किसी दिन पता चल जाएगा जो ये आपके साथ करेंगे। और आप हमें चाहते हैं कि हम जाके इनसे लड़ें, तो आप क्या करेंगे?
आपको ये फैसला खुद करना पड़ेगा कि आपने कौम के साथ ये क्या किया। ये चीज़ें मैंने उनके सामने रखी थी। तो मेरी तो जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई, एक दो मुलाकातें, वो भी इसी तरह की थी, कोई अच्छी मुलाकातें नहीं थी, बदमज़ा वाली थी। जनरल फैज से मैं सारी ज़िंदगी मिला ही नहीं। अब आप अंदाज़ा करें कि सुहेल वड़ाइच साहब, जो खुद को एक न्यूट्रल सहाफ़ी कहते हैं, ये ज़रा जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बारे में क्या कहते थे, ज़रा ये भी आप सुन लें। जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई तो सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा कि बिलाखिर पाकिस्तान की पायदार तरक्की का रास्ता हमवार हो चुका है, क्योंकि तारीख के तालिब इल्म और तरक्की के ख्वाहां जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ बना दिया गया है। इस फैसले पर वजीर आज़म इमरान खान अमरीका, यूरोप और दुनिया भर के ममालिक से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान अमन और तरक्की की राह पर ही चलेगा। अंदाज़ा करें, यही सुहेल वड़ाइच हैं जो जनरल बाजवा की शान में भी कसीदे पढ़ा करते थे और उनके बारे में और क्या कुछ कहा करते थे। यानी इन्होंने, ज़रा ये जुमले आप सुने, आपकी जो है ना, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तारीख का शऊर रखने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ना अफगानिस्तान में खाना जंगी चाहते हैं और ना ही भारत के साथ जंग। सो दुनिया भर के अमन पसंदों के लिए जनरल बाजवा की तकर्री एक खुशखबरी है। जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की अफवाहें गर्म थी, तब ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद ने ओहदा नहीं संभाला था, मगर जहां 4 सीनियर तरीन जर्नलों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा है, वहीं जनरल फैज हमीद जैसा आयरन मैन जनरल बाजवा की मावनत जारी रखेगा और जनरल कमर जावेद बाजवा की 3 साला मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बाद अगर वो अगले आर्मी चीफ के लिए सबसे ताकतवर उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि अब फैज हमीद जो है वो अगले आर्मी चीफ आ रहे हैं। उसके अलावा और भी तारीफें की तरह ये भी सुने आप। आगे वो कहते हैं कि जनरल फैज हमीद 4 सीनियर तरीन जर्नलों में शामिल होंगे और अगर उन्हें भी इसी तरह 6 साल यानी 2028 तक बतौर अगले आर्मी चीफ ऑफ द स्टाफ अपनी पॉलिसी तसलसल से जारी रखने का मौका मिलता है, तो पाकिस्तान भी मलेशिया, हांगकांग और चीन के मॉडल की तरफ फायदा उठाकर और तरक्की करके 12 साल गुजार कर नई मंजिलों की तरफ गामजन हो चुका होगा। यानी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान चाइना बन जाएगा, मलेशिया बन जाएगा, हांगकांग बन जाएगा। अगर जनरल बाजवा ने ये 3 साल निकाल दिए, उसके बाद जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाया गया और उसने भी 6 साल निकाल दिए, तो पाकिस्तान हांगकांग बन जाएगा। कमाल कर देगा पाकिस्तान तरक्की का। पाकिस्तान जो है वो एक बेहतरीन मॉडल पाकिस्तान तरक्की का अपना लेगा। ये जो कल कहानी सुना रहे थे जनरल आसिम मुनीर साहब की कि इनके पास 10 साला मनसूबा है, 5 साला मनसूबा है। अब ये कह रहे थे कि जनरल अयूब ने पायदार तरक्की, मुआशी तसलसल और सियासी इस्तेहकाम का 10 साला मॉडल बनाया और फिर इसे चलाया, डैम बनाए और पाकिस्तान को मलेशिया और जनूबी कोरिया की सतह पर ले जाने ही वाले थे कि अदम इस्तेहकाम हो गया, सियासी अदम इस्तेहकाम हो गया। ये शख्स बहुत पुराना जर्नैलों का मुती है, बहुत पुराना जर्नैलों के साथ खुशामद करने वाला है। मैं सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो भी डिक्टेटर आता है परवेज मुशर्रफ से लेकर अब तक, सुहेल वड़ाइच साहब ने दबा के इनकी तारीफें की और इनकी गेम उठाई और इनके कसीदे पढ़े और फिर वक्त आने पे ये इनकलाबी भी बन जाते हैं। कॉलम में 2 लाइनें शामिल करके ये इनकलाब के अंदर अपना नाम भी लिखवा लेते हैं। इस आदमी ने सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया का ट्रैवल किया है अपने सहाफ़ी होने का फ़ायदा उठाकर। बहुत ट्रैवल किया है दुनिया का, मौजा ही मौजा। कभी एक छोटी सी कुर्बानी भी इन्होंने नहीं दी, कभी भी। जमहूरियत की खातिर हो जाए, सहाफत की खातिर हो जाए, इंसानियत की खातिर हो जाए, तो इन्होंने अपनी मौज मस्ती में ज़िंदगी गुजारी है और इन्हें यह लगता है कि मौज मस्ती ही ज़िंदगी है। यानी इमरान खान जो कुर्बानी दे रहा है, उन्हें लगता है कि तो बेवकूफ़ी है। हर वो आदमी जो सुहेल वड़ाइच जैसी ज़िंदगी गुजारेगा, हर उस आदमी को इमरान खान जैसी ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी बेवकूफ़ और पागल ही लगेगा। वो ये कहेगा कि यार कुर्बानी देने की क्या ज़रूरत है, लाइफ इंजॉय करो, जाओ वर्ल्ड टूर करो, फलां जगह पे जाओ, लोग टिकट देंगे, आप यहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, आप ये इंजॉय करो, तो मजे करो आप दुनिया भर की। और क्या ज़रूरत है कुर्बानी देने की, क्या ज़रूरत है मार खाने की, क्या ज़रूरत है टक्कर लेने की। लेकिन ये लोग तारीख में अपना नाम नहीं लिख पाते। आज सुहेल वड़ाइच साहब को लोग इसलिए जानते हैं कि वो इमरान खान का तस्करा कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच लिख दे कुछ और कॉलम, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई बात भी नहीं करेगा। तो इनको अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए भी
उन्हीं लोगों का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है जिन लोगों को ये अपने से बेवकूफ़ समझते हैं। इमरान खान तारीख लिख रहा है और सुहेल बड़ाई साहब सिर्फ इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके कॉलम लिख रहे हैं। जो सवालात आर्मी चीफ से पूछने चाहिए थे वो तो पूछे नहीं। पूछना चाहिए था कि आपने 2024 के इंतखाबात में धांधली क्यों करवाई। पूछना चाहिए था कि आपने जाली फॉर्म 47 जारी क्यों करवाए। पूछना चाहिए था कि आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबी निशान क्यों छीना। पूछना चाहिए था कि तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को, शायरों को, सहाफ़ियों को, बाकी लोगों को जबरी तौर पे लापता क्यों किया। पूछना चाहिए था कि MNAs को अगवा क्यों किया गया। पूछना चाहिए था कि पार्लियामेंट के ऊपर अटैक क्यों किया गया। यानी वो जो सारी चीज़ें पूछी जानी चाहिए थी आर्मी चीफ से कि जनाब इनका जवाब दें जो आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, बजाय वो पूछने के उनके बिहाफ पे आकर धमकियां लगा रहे हैं और बता रहे हैं। अब उल्टा काम हो गया। हुआ ये है कि सुहेल बड़ाई से जो कॉलम लिखवाया गया उसने इमरान खान साहब को एक क्लीन चिट दी है। यानी वो कॉलम ये बता रहा है कि इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया। वो कॉलम ये बता रहा है कि इमरान खान के ऊपर कोई केस सही नहीं है, सारे केसेस इमरान खान के ऊपर जाली है, 2 नंबर केसेस बने हुए हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश को पूरा करते हुए या उनके गुस्से को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती जेल में रखा गया है और सिर्फ एक माफ़ी या एक सरेंडर इमरान खान साहब को इन सारी तकालीफ से बाहर निकाल सकता है। तो सुहेल बड़ाई साहब का शुक्रिया कि नादानी में उन्होंने कुछ भी किया, कम से कम वो ये गवाही तो लेकर आए आर्मी चीफ से कि इमरान खान किसी कानून की वजह से जेल में नहीं है, इमरान खान किसी इंसाफ की वजह से जेल में नहीं है, इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अपने मौक़िफ़ पर डट जाने की वजह से जेल में है। नाज़रीन, असद उमर साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। इस मौके पर वो स्टेटमेंट सुनाना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आज के दिन 37 साल पहले जनरल ज़ियाउल हक वफ़ात हुए। इनसे 2.5 महीने पहले उन्होंने, यानी उनकी फौत होने से जनरल ज़ियाउल हक, आपको पता है कि आम की पेटियों में बम और फिर जनरल साहब का तैयारा तबाह हो गया, जनरल साहब शहीद हो गए। अब जनरल ज़ियाउल हक के बारे में वो कहते हैं जी आज के दिन उनकी वफ़ात हुई थी, लेकिन इस दिन से 2.5 महीने पहले उन्होंने पार्लियामेंट तहलील की, जुनेजो को बरतरफ किया। तज्जिया निगारों का कहना था कि जनरल साहब मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं और सालों निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था और होता वही है जो अल्लाह चाहता है। ये असद उमर साहब ने कहा। तो वो कहते हैं ना, साबान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। तो प्लान तो बड़े लंबे जनरल ज़ियाउल हक के पास भी थे, जनरल मुशर्रफ के पास भी थे, जनरल याया के पास भी थे, लेकिन उनके प्लान कहाँ पे गए, उनके मंसूबे किधर गए, धड़े के धड़े रह गए। जब वक्त आता है ना, जब अल्लाह ताला की लाठी है वो बड़ी बेआवाज़ है, तो फिर आदमी कुछ भी सोचता रहे, होता वही है जो मेरा रब चाहता है। नाज़रीन, ज़रा ये एक और स्कैंडल देखें कि पाकिस्तान ने जो चीनी बाहर से इंपोर्ट करने का फैसला किया है, ये 2 लाख मैट्रिक टन शुगर है, इसको इंपोर्ट करने के लिए जिन कंपनियों ने सबसे कम कीमत ऑफर की थी उन्हें ये टेंडर नहीं दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि टेंडर उन्हें दिया गया जिन्होंने महंगी चीनी मंगाने के लिए कहा था। और बहाना क्या बनाया गया, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जो लंदन की है, उसने $539 फी मैट्रिक टन का ऑफर दिया था कि हम इस तरह आपको चीनी मंगवा कर दे देते हैं, लेकिन इनकी जो है ना टेक्निकल वजह बना के इनको डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पे फारिग कर दिया गया। फिर एक जर्मनी की कंपनी थी जिसने $555 फी मैट्रिक टन कहा था, उसको भी जनाब फारिग कर दिया गया। और फिर जो बिड मंजूर की गई उन कंपनियों को ये ठेका दिया गया जिन्होंने $580.75 फी मैट्रिक टन और दूसरी ने $586 फी मैट्रिक टन के हिसाब से, यानी एक स्विस कंपनी है और एक दुबई की कंपनी है, इनको ठेका दे दिया गया। यानी जो पाकिस्तान को सस्ती चीनी मंगा कर दे रहा है उसको ठेका नहीं दिया जा रहा, उसको रद्द किया जा रहा है, और जो पाकिस्तान को महंगी चीनी मंगा कर दे रहा है उसको ठेका दिया जा रहा है, उसको रद्द नहीं किया जा रहा। हर चीज़ में ये कौम को चूना लगाते हैं, हर चीज़ में ये कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, हर चीज़ में ये कौम को लूटते हैं, कौम का खून निचोड़ते हैं, और यहाँ पे भी वो यही कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, चीनी मजीद महंगी होगी और आप बैठकर तमाशा देखेंगे। नाज़रीन, जाते जाते एक खबर मैं आपको बताता हूँ, बल्कि 2 खबरें हैं। एक ये है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक है, उन्होंने पाकिस्तान के टॉप 40 जो टॉप 40 बिजनेस ग्रुप हैं उनकी तफसीलात जारी की हैं। उनमें पाकिस्तान को नंबर 1 बिजनेस ग्रुप है, सिर्फ मैं आपको उतना बताना चाहूँगा, वो है फौजी फाउंडेशन। कोई मुकाबला नहीं दूर दूर तक। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान का नंबर 1 सबसे अमीर बिजनेस ग्रुप है, लगभग $6 अरब की वर्थ के साथ। अंदाजा करें आप,
पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर के लिए तरस रहा है, लेकिन फौजी फाउंडेशन सबसे अमीर, सबसे तगड़ा, कोई मुकाबला नहीं दूर दूर तक, और उसकी वजह आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी खबर ये बताता हूं कि पंजाब में नाजरीन 21,000 स्कूल, ये वो स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल थे, इन्हें आउटसोर्स कर दिया गया है, यानी अब ये सरकार की तहवील में नहीं रहेंगे। 21,000 स्कूल पंजाब में फारिग कर दिए गए। 21,000, ये छोटा फिगर नहीं है। और इसमें 43,624 उस्तादा की असामियां ख़त्म कर दी गई, यानी लगभग 45,000 जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी फारिग कर दिए इन्होंने। ये पंजाब के अंदर तरक्की हो रही है, और पंजाब की वज़ीर आला जापान के अंदर चुपती फिर रही हैं कि किसी तरह किसी को पता ना चले कि मैंने किस हॉल के अंदर जाकर तकरीर करनी है, ताकि वहां पे अवाम ना पहुंच जाए या ओवरसीज पाकिस्तानी ना पहुंच जाए। अगले वीडियो में तफसीलात बताता हूं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।